पिछले वीडियो में ही हमने यह बता दिया था कि लेथ एसेसरीज क्या होते हैं, लेथ मशीन पर कौन कौन से लेथ एसेसरीज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेथ एसेसरीज में हमने आपको यह बताया था कि लेथ चक क्या होता है और चक कितने टाइप का होता है, सेंटर्स क्या होता है, सेंटर कितने टाइप का होता है, कौन सा सेंटर किस परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने आपको लेथ एसेसरीज में फेस प्लेट, एंगल प्लेट, मैंड्रेल, स्टेडी और इन सबके टाइप को भी बताया था। आज का वीडियो लेथ ऑपरेशंस के बारे में होगा। इसमें हम लोग यह सीखेंगे कि लेथ ऑपरेशंस क्या होता है, लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे कि टर्निंग क्या होता है, टर्निंग कितने टाइप का होता है, इसेंट्रिक टर्निंग और टेपर टर्निंग में क्या अंतर है, थ्रेड कटिंग क्या होता है, लेथ मशीन में स्पेशल ऑपरेशंस जैसे ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग और बोरिंग, कापिंग, डुप्लीकेटिंग कैसे संभव है। इन सभी ऑपरेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ऑपरेशंस का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि ये ऑपरेशंस लेथ मशीन पर कैसे किए जाते हैं। तो हम चलते हैं लेथ ऑपरेशंस पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने लेथ मशीन पर किए जाने वाले जनरल ऑपरेशंस के नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने लिखा है टर्निंग। टर्निंग लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाने वाला वह ऑपरेशन है जिसमें एग्जिस्टिंग कार्यखंड का डायमीटर कम किया जाता है। टर्निंग में हम आपको कई टाइप का टर्निंग बताएंगे। प्लेन टर्निंग क्या होता है, स्टेप टर्निंग क्या होता है, इसेंट्रिक टर्निंग और टेपर टर्निंग में क्या अंतर है। देखिए प्लेन टर्निंग में क्या होता है, कार्यखंड के पूरी लंबाई का एक समान रूप से डायमीटर कम करने को हम लोग प्लेन टर्निंग कहते हैं। लेकिन अगर इसी कार्यखंड का डायमीटर कम अगर स्टेप में किया जाए, पैडीदार किया जाए, तो इसे हम लोग स्टेप टर्निंग कहते हैं। देखिए हम इसको समझाएंगे, अभी आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होइए बस। इसेंट्रिक टर्निंग में क्या होता है, जब वर्कपीस के ओरिजिनल सेंटर लाइन से हट करके कहीं और नया सेंटर बनाया जाता है टर्न्ड प्रोडक्ट का, तो ऐसे टर्निंग को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक टर्निंग। टेपर टर्निंग में क्या होता है, इस प्रकार के टर्निंग में कार्यखंड के सरफेस से इस तरह से मटेरियल रिमूव किया जाता है कि कार्यखंड अपने एक्सिस पर उसका डायमीटर एक समान रूप से घटता हुआ या एक समान रूप से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे टर्निंग को हम लोग टेपर टर्निंग कहते हैं। इसके अलावा कार्यखंड के जब सिरे की मशीनिंग करते हैं एकदम एंड की, तो उसे हम लोग फेसिंग कहते हैं। ड्रिलिंग किसी कार्यखंड में होल इनिशियल स्टेज में होल करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। यहाँ आपको याद रखने की बात है कि ड्रिलिंग तभी कहेंगे जब कार्यखंड में प्रारंभिक अवस्था में होल करेंगे। किसी पहले से एग्जिस्टिंग होल में अगर हम होल करते हैं, डायमीटर बढ़ाते हैं या कोई और फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम लोग ड्रिलिंग नहीं कहेंगे। ड्रिलिंग तभी कहेंगे जब कार्यखंड में इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में होल किया जाता है। किसी होल में होल करने को हम ड्रिलिंग नहीं कहेंगे। अगला है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेथ मशीन पर रिमिंग कैसे कर सकते हैं। लेथ मशीन पर बोरिंग भी पॉसिबल है। नर्लिंग और थ्रेड कटिंग कैसे किया जाता है हम एक एक करके आपको बताएंगे। इसके अलावा लेथ मशीन पर कार्यखंड को दो भागों में बांटने को हम लोग कहते हैं पार्टिंग ऑफ। फार्मिंग ऑफ, कार्यखंड पर कोई रूप देने के लिए हम लोग फार्म टूल इस्तेमाल करते हैं और उस ऑपरेशन को हम लोग फार्मिंग कहते हैं। चैम्फरिंग, किसी कार्यखंड के एजेज को और शार्प कॉर्नर को झुकाने की प्रक्रिया को हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। जैसे अगर इसका एज बहुत नुकीला होता या किनारा बहुत नुकीला होता तो हमारे हाथ में यह लगने के चांसेस होते, तो इसके किनारे को क्या किया गया है, थोड़ा सा झुका दिया गया 30 डिग्री पर। इसे हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। देखिए चैम्फरिंग के साथ एक और टर्म आएगा फिलेटिंग। फिलेटिंग और चैम्फरिंग में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर देख के चले आते हैं। फिलेटिंग में जब कार्यखंड के किनारों को ओवल शेप में, राउंड शेप में झुकाते हैं तो उसे हम लोग फिलेटिंग कहेंगे। लेकिन अगर 30 डिग्री पर स्ट्रेट झुकाएंगे तो उसे हम लोग चैम्फरिंग कहेंगे। ये लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले जनरल ऑपरेशंस है, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन इन जनरल ऑपरेशंस के अलावा भी लेथ मशीन पर वो ऑपरेशन भी कर लिए जाते हैं जिसके लिए लेथ मशीन बना ही नहीं है, उससे हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑपरेशन। हमने क्या बताया, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेथ मशीन पर कभी कभी वो ऑपरेशन कर लिए जाते हैं जिसके लिए अलग से मशीन अवेलेबल है और उस काम के लिए लेथ मशीन नहीं बनाया गया है। जैसे लेथ मशीन पर कभी कभी डुप्लीकेटिंग
ग्राइंडिंग, मिलिंग, स्पिनिंग और कापिंग करने लगते हैं, जो कि लेथ मशीन पर एक्सटर्नल अटैचमेंट के साथ हो जाता है, किया जा सकता है, लेकिन वह लेथ मशीन उसके लिए नहीं बना हुआ है, इसलिए हम लोग उसे लेथ मशीन पर किए जाने वाले स्पेशल ऑपरेशंस की कैटेगरीज में रखते हैं। देखिए, लेथ मशीन वो सभी काम भी कर सकता है जो दूसरे मशीन टूल करते हैं। जैसे मिलिंग जो करता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में लेथ मशीन भी मिलिंग का काम कर देता है। स्पेशल कंडीशन में लेथ मशीन ग्राइंडिंग का भी काम कर देता है। वो सब स्पेशल मशीनिंग की कैटेगरी में रखे गए हैं। लेथ मशीन दूसरों का भी काम कर लेता है, इसलिए हम लोग मशीन टूल की दुनिया में लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन टूल कहते हैं। ये जो हमने लिखा है, यह लेथ मशीन पर जनरल ऑपरेशन है, इसके लिए लेथ मशीन बना है। हमने यह बताया कि लेथ मशीन पर कभी कभी स्पेशल परिस्थितियों में मिलिंग, डुप्लीकेटिंग, ग्राइंडिंग, कापिंग और स्पिनिंग भी कर लेते हैं। वो लेथ मशीन का स्पेशल ऑपरेशन है। फिलहाल आपके स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है, आपके आईटीआई या डिप्लोमा स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है, उसमें हमें यही बताना है कि ये सारे ऑपरेशंस लेथ मशीन पर कैसे किए जाते हैं। हम एक एक करके चलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे लेथ ऑपरेशंस को। देखिए, इन लेथ ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ टूल की कैटेगरी दिखाए हुए हैं। आपको देख पा रहे हैं आप दाहिने तरफ स्क्रीन पर एक डायग्राम ओपन है, उसमें आपको कुछ टूल दिखाया गया है और उस टूल का बनावट दिखाया गया है जो इन ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आपको दिखाया गया है राइट हैंड टर्निंग टूल, राउंड नोज टूल, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, कट ऑफ टूल, लेफ्ट हैंड फेसिंग टूल, ब्रॉड नोज टूल और राइट हैंड फेसिंग टूल और थ्रेड कटिंग टूल। ये सारे टूल अलग अलग ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। जब हम मेटल कटिंग की पढ़ाई करेंगे तो वहां पर इन सारे टूल्स को एक बार आपको फिर से समझा देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ हम टूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इन ऑपरेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं कि वर्कपीस में किस तरीके का मशीनिंग किया जाता है, तो कौन सा ऑपरेशन कहते हैं। ये हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया कि इतने तरीके का टूल लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाता है, और भी कुछ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मेटल कटिंग में पढ़ाएंगे। फिलहाल आज का यहाँ का जो टॉपिक है वो यह है कि लेथ मशीन पर जो जनरल ऑपरेशन है कौन कौन से होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्निंग से। सबसे पहला जो हमारा लेथ ऑपरेशन है वो है टर्निंग। अब देखिए, यहां पर देखने की बात है कि टर्निंग हमने 4 टाइप का लिखा है: प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग और टेपर टर्निंग। प्लेन टर्निंग क्या होता है? टर्निंग कहते किसे हैं, सबसे पहले यही समझिए। यह आपका एक कार्यखंड है, इसे लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये जो हमने ऐसे एल शेप में दिखाया है, इसे आप मान करके चलेंगे कि यह लेथ मशीन का वर्क होल्डिंग डिवाइस है। इट में भी चक, किसी भी टाइप का चक हो सकता है, या हो सकता है हमारा फेस प्लेट हो, या कोई दूसरा भी वर्क होल्डिंग डिवाइस हो सकता है जो कि कार्यखंड को पकड़ता है। अब यह एक आपका वर्क पीस हो गया। इस वर्क पीस का डायमीटर कुछ है, मान लीजिए कैपिटल डी। इस वर्कपीस का डायमीटर अगर पूरी लंबाई में एक समान रूप से घटाना होगा तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेन टर्निंग। सबसे पहले टर्निंग किसे कहते हैं, तो इस वर्कपीस के डायमीटर को घटाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टर्निंग। टर्निंग का सिंपली मतलब, अगर यह आपका वर्कपीस है, इसका डायमीटर अभी मान लीजिए 100 मिलीमीटर है, आप क्या करते हैं, मशीनिंग करके इसके डायमीटर को घटा देते हैं इस तरीके से। इसका डायमीटर घटा करके 100 से मान लीजिए 60, 70, 50 मिलीमीटर कर देते हैं। तो जो डायमीटर घटाने की प्रक्रिया थी लेथ मशीन पर, इसी को हम लोग कहते हैं टर्निंग। अब हम चलेंगे प्लेन टर्निंग पर। प्लेन टर्निंग में क्या होता है, जब वर्कपीस के पूरी लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से घटा दिया जाता है तो उसे हम लोग प्लेन टर्निंग कहते हैं। देखिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ इस तरीके से आएगा।
ये आपका है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर आप क्या करते हैं, इधर की तरफ एक कटिंग फोर्स लगा देते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले यह समझिए कि आपका जो वर्क पीस है यह लेथ चक में या किसी दूसरे वर्क होल्डिंग डिवाइस में बंधा हुआ है। ये जो आपका टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यह लेथ मशीन के बेड पर लगा हुआ कैरिज और कैरिज में लगे हुए टूल पोस्ट में बंधा हुआ है ये सिंगल पॉइंट टूल। अब जब यह कटिंग फोर्स ऐसे लगाएगा तो वर्क पीस में क्या होगा, इतना पेनिट्रेट कर गया, धंस गया। ठीक, जब इतना पेनिट्रेट कर गया तो क्या होगा, अब यह मटेरियल वर्कपीस ऐसे रोटेट कर रहा है। रोटेट करता हुआ वर्कपीस क्या करेगा, अपने सरफेस से चिप्स रिमूव करते हुए टूल के ऐसे रेक फेस पर चढ़ाते हुए क्या करेगा, अपने डायमीटर को कम करने लगेगा। इस तरह से थोड़ी देर में जब आप टूल को इधर की तरफ सरकाते रहेंगे, मतलब फीड देते रहेंगे, यह इधर की तरफ फीड दिया जाता है टर्निंग के दौरान और इधर की तरफ डेप्थ ऑफ कट। जब आप टूल को इस तरीके से कटिंग फोर्स एक बार लगाएंगे, फिर इधर की तरफ धीरे धीरे सरकाएंगे। जो इधर की तरफ आप सरका रहे हैं एक रिवॉल्यूशन में, उसे हम लोग कहेंगे फीड, और जो इधर की तरफ आपने जितना गहरा धसाया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्थ ऑफ कट। जब एक बार डेप्थ ऑफ कट दे करके धीरे धीरे इधर की तरफ ऐसे टूल को फीड देंगे तो यह क्या होगा, टूल जहां तक चलेगा वहां तक इस तरह से मटेरियल रिमूव कर देगा। ठीक, आप थोड़ी देर बाद पाएंगे जब टूल यहां से लेकर के यहां तक पूरा चल देगा ऐसे ऐसे, आप पाएंगे कि यहां से लेकर के यहां तक कार्यखंड का जो डायमीटर है वह कम हो गया। अब इसका जो डायमीटर पहले कैपिटल डी था, अब इसका डायमीटर मान लीजिए कम हो गया। कम होकर के क्या हो गया, स्मॉल डी कम हो गया। इस तरीके के ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं प्लेन टर्निंग। अगर हम प्लेन टर्निंग का डिफिनीशन बोले आपसे तो वह यह होता है कि लेथ मशीन पर किया जाने वाला ऐसा ऑपरेशन जिसमें कार्यखंड की पूरी लंबाई का व्यास एक समान रूप से घटा दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन टर्निंग। अब हम टर्निंग के अगले टाइप पर चलते हैं जिसका नाम है स्टेप टर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने प्लेन टर्निंग में यह देखा कि प्लेन टर्निंग के दौरान कार्यखंड के पूरे लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से घटाया जाता है, लेकिन स्टेप टर्निंग में ऐसा नहीं होता है। पूरे लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से नहीं घटाया जाता है, इसको स्टेप में घटाया जाता है। पूरे लंबाई के थोड़े से हिस्से का डायमीटर कम घटाएंगे, बाकी अगले हिस्से का डायमीटर और अलग घटाएंगे, बाकी के हिस्से का डायमीटर अलग घटाएंगे। कहने का मतलब जो हमारा डायमीटर होता है वो एक समान रूप से नहीं घटाया जाता है, स्टेप में घटाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेप टर्निंग। अब इसको समझने के लिए आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास यह एक बहुत अधिक डायमीटर का कार्यखंड है। यह एक वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ा गया है। ये जो हमने आपको दिखाया है इधर, ये वर्क होल्डिंग डिवाइस है। वर्क होल्डिंग डिवाइस, अभी आप इसको चक मान करके चलिए। और ये आपका क्या है, वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस का डायमीटर अगर एक समान रूप से पूरी लंबाई में घटा देंगे तो प्लेन टर्निंग, लेकिन हमें करना क्या है, स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यह एक सिंगल पॉइंट टूल ले लिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेकर के मान लीजिए इसके यहां तक की लंबाई का डायमीटर पहले से इतना घटा दिया गया। कैसे घटाया गया, वहीं जो प्लेन टर्निंग का मेथड था, टूल को डेप्थ ऑफ कट और फीड दिया गया। इधर की तरफ टूल को क्या दे दिया गया, डेप्थ ऑफ कट, और इधर की तरफ क्या दे दिया गया, फीड। इस तरीके से इतने पूरे लंबाई का डायमीटर जो है इस तरीके से घट गया। जब टूल को ऐसे डेप्थ ऑफ कट दे करके इस तरीके से यहां तक चलाएंगे तो यह अभी इसका क्या हो गया, प्लेन टर्निंग। इसका डायमीटर पहले मान लीजिए 100 मिलीमीटर था, तो ये जो नया डायमीटर क्रिएट हुआ यह डायमीटर मान लीजिए 80 मिलीमीटर हो गया।
अब इतना इस तरीके से हो गया। अब बाकी के हिस्से का डायमीटर जो वर्कपीस के कुछ अलग लंबाई है उसका डायमीटर हम लोग क्या करेंगे, और भी अलग घटाएंगे। कैसे? अब मान लीजिए टूल को कुछ डेप्थ आप कट दिए यहां तक, अब डायमीटर इतना घटा दिए। फिर जो बाकी का हिस्सा बचा उसका डायमीटर हम लोग और भी घटाना शुरू कर दिए, इस तरीके से घटा दिए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं वर्कपीस क्या है। वर्कपीस का डायमीटर तो घटाया गया है, लेकिन पूरी लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से नहीं घटाया गया है। यहां पर डायमीटर वर्कपीस का कुछ और था 100 मिलीमीटर, फिर डायमीटर घटा करके 80 मिलीमीटर कर दिया गया। अब यहां पर डायमीटर हो सकता है 60 मिलीमीटर कर दिया गया हो, यहां पर हो सकता है 30 मिलीमीटर कर दिया गया हो। पूरी की पूरी लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से न घटा करके उसको पैडीदार स्टेप सीढ़ीदार रूप में घटाए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेप टर्निंग। प्लेन टर्निंग और स्टेप टर्निंग में बस इतना ही सा अंतर है कि जब कार्यखंड की पूरी लंबाई का डायमीटर एक समान रूप से घटाएंगे तो प्लेन टर्निंग, जब कार्यखंड के लंबाई के अलग अलग सेगमेंट का डायमीटर अलग अलग घटाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे स्टेप टर्निंग। अब अगला है हमारा इसेंट्रिक टर्निंग। इसेंट्रिक टर्निंग क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? उत्केंद्रित, जो अपने सेंटर से हट जाए, इसेंट्रिसिटी। अब एक इसेंट्रिक टर्निंग को समझने से पहले थोड़ा सा यह समझिए, एक आपका यह वर्कपीस है, ठीक, वर्कपीस का यह सेंटर लाइन है। अब इसके डायमीटर को आपको घटाना है। मान लीजिए यहां तक के वर्कपीस के यहां तक के पोर्शन के डायमीटर को घटाना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, कार्यखंड के परिधि से चारों ओर से एक समान रूप से मटेरियल इस तरीके से अगर हटा देंगे तो पहले जो वर्कपीस का सेंटर लाइन था और जो नया टर्निंग के बाद जो सेंटर लाइन है वो दोनों सेम है। तो यह आपका जो है कि नॉर्मल टर्निंग है, प्लेन टर्निंग। लेकिन अब इसी में क्या किया जाए, टर्निंग कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो आपका पेरेंट वर्कपीस है और जो आपका टर्निंग के बाद वर्कपीस का जो सेगमेंट क्रिएट होता है, दोनों का सेंटर लाइन एक ही न हो करके अलग अलग हो जाए, तो ऐसे टर्निंग को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक टर्निंग। तो वह कैसे संभव है, देखिए थोड़ा सा। एक वर्कपीस है, वर्कपीस का सेंटर लाइन ए है, ठीक है। अब इस वर्कपीस को आप किसी न किसी चक में पकड़ेंगे, हो सकता है फोर्जा चक में पकड़े या हो सकता है इसेंट्रिक टर्निंग के लिए जनरली वर्कपीस को फोर्जा चक में ही पकड़ते हैं, क्योंकि थ्रीजा चक जो होता है वह सेल्फ सेंटरिंग टाइप का होता है, उसमें सेंटर से हटा करके आप ग्रिप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसेंट्रिक टर्निंग में टर्निंग के दौरान हम लोग वर्कपीस को हमेशा फोर्जा चक में ही पकड़ते हैं। अब फोर्जा चक में पकड़ने के दौरान अगर लेथ मशीन का सेंटर लाइन ए है तो वर्कपीस का जो ग्रिप हम लोग वर्कपीस को जो चक में पकड़ते हैं वो लेथ मशीन के सेंटर लाइन से हटा करके पकड़ते हैं। अब देखिए यह लेथ मशीन के मेन स्पिंडल का सेंटर लाइन है। और ए वाला जो है ये वर्कपीस का सेंटर लाइन है, ठीक है। देखिए लेथ मशीन का जो मेन स्पिंडल का सेंटर लाइन था वो ए है, हम लिख दे रहे हैं एक्स एक्स, लेकिन जो वर्कपीस है आपका उसका जो सेंटर लाइन है उसको हम लिख दे रहे हैं ए ए।
दोनों का जब सेंटर लाइन अलग अलग हो गया तो वर्कपीस जब लेथ मशीन के चालू करने पर घूमेगा तो कुछ इस तरीके से इसेंट्रिक पोजीशन में घूमेगा, बिल्कुल उसके सेंटर पर नहीं घूमेगा। जब आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लेकर के आएंगे, यहां पर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, जो वर्कपीस रोटेट करेगा वो मेन स्पिंडल के सेंटर पर रोटेट करेगा। जब मेन स्पिंडल के सेंटर पर रोटेट करेगा तो टूल के कांटेक्ट में कभी कभी वर्कपीस आएगा। देखिए इस सेंटर पर रोटेट करेगा तो इधर का डिस्टेंस कितना है, इतना, और इधर का डिस्टेंस अधिक है। तो जब ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन घूम करके इस तरीके से वर्कपीस पर आएगा तो इधर के पोर्शन की मशीनिंग होगी और इधर के पोर्शन की मशीनिंग नहीं होगी। कुछ देर में आप पाएंगे कि इधर के पोर्शन की मशीनिंग इतना ज्यादा हो जाएगी कि फिर इधर और इधर दोनों के पोर्शन की मशीनिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर बाद यह जो मेन स्पिंडल का है, इधर का मटेरियल और इधर का मटेरियल बराबर बराबर हो जाएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, दोनों तरफ से एक समान रूप से मशीनिंग होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों तरफ से एक समान रूप से मशीनिंग होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अब इधर से भी मटेरियल रिमूव होगा और इधर से भी मटेरियल रिमूव होगा। अब वर्कपीस कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि वर्कपीस का जो ओरिजिनल सेंटर था पहले वो ए था, लेकिन अब जो नया सेंटर बन गया वो ए हो गया। इन दोनों में क्या हो गया, इतने की इसेंट्रिसिटी आ गई। अब जो वर्कपीस का ओरिजिनल सेंटर था और जो नया मशीनिंग करने के बाद वर्कपीस का पोर्शन बना, इसका ए सेंटर, दोनों में अंतर है, दोनों में थोड़ा सा गैप है, ई इतने के बराबर। और इस प्रकार की जो टर्निंग होती है इसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक टर्निंग। इसेंट्रिक टर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए कुछ इस तरीके का बनता है। एक्चुअल में टर्निंग के बाद जो सेंटर होता है वो यहां पर होता, तो यह इसेंट्रिक टर्निंग नहीं कहा जाता। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसका जो सेंटर होता है वो अपने ओरिजिनल पोर्शन से, पोजीशन से हट करके होता है। एक्चुअल सेंटर ए और नए प्रोडक्ट की सेंटर ए इतना जो है इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। और इस तरीके का जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उसे हम लोग इसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले टर्निंग पर, जिसका नाम है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग पर चलने से पहले हम आपको दो टर्मिनोलॉजी से परिचित कराएंगे, एक प्रिज्मेटिक और टेपर। इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रिज्मेटिक क्या होता है और टेपर क्या होता है, इन दोनों को आपको समझने की जरूरत है। प्रिज्मेटिक वर्कपीस या प्रिज्मेटिक पार्ट, हम उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ एक समान हो। समझ में आया? जैसे मान लीजिए यह एक बेलनाकार कार्यखंड है, इसकी लंबाई है मान लीजिए 100 मिलीमीटर। अब इसको चाहे यहां से काटे 10 मिलीमीटर पर, चाहे 20 मिलीमीटर से काटे, चाहे 25 मिलीमीटर पर, चाहे 90 मिलीमीटर से काटे, कहीं से भी काटे, इसका क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसा दिखेगा, एक निश्चित साइज का सर्कल दिखेगा। चाहे कहीं से भी काट करके इसको सामने से देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। अब एक स्क्वायर वर्कपीस है, ठीक है ना। अब इसको चाहे आप यहां से काटिए, चाहे यहां से काटिए, चाहे यहां से काटिए, कहीं से भी काटेंगे यह बिल्कुल इसी तरीके का एक क्रॉस सेक्शन बन करके आएगा, चाहे कहीं से भी काटे। ऐसा नहीं कि यहां से काटे तो छोटा स्क्वायर दिख रहा है, यहां से काटे तो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, यहां से काटे तो उससे बड़ा स्क्वायर दिख रहा है या छोटा स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसा कार्यखंड जिसको कहीं से भी काटने पर बिल्कुल सेम क्रॉस सेक्शन दिखता है, सेम साइज का शेप दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक वर्कपीस। प्रिज्मेटिक वर्कपीस का एक दूसरा उदाहरण लीजिए, देखिए मान लीजिए एक यह हेक्सागोनल सेक्शन का राड है। अब इस राड को आप कहीं से भी काटेंगे, इसके पूरे लंबाई में, चाहे यहां से काटे, चाहे यहां से काटे, चाहे यहां से काटे, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, इसी तरीके का दिखेगा। इसका क्रॉस सेक्शन कहीं भी चेंज होकर के
नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से काटे तो छोटा हेक्सागन दिखा, यहां से काटे तो बड़ा हेक्सागन दिखा। चूंकि इसकी पूरी लंबाई में जो पूरी लंबाई का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह एक समान है, पूरी लंबाई का क्रॉस सेक्शन एक समान है, इसलिए ऐसे कार्यखंडों को जब आप कहीं से भी काटेंगे तो एक ही जैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ऐसे कार्यखंड जिनको काटने पर एक ही जैसा क्रॉस सेक्शन हर जगह दिखता है, उस एक ही जैसा और एक ही साइज का क्रॉस सेक्शन हर जगह दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक वर्कपीस। अब अगली बारी आती है टेपर की। तो टेपर किसे कहते हैं? देखिए यह एक वर्कपीस, देखिए अब इस वर्कपीस को आप यहां से काटिए, यहां से काटिए, यहां से काटिए, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, इन सारे पोजीशन से काटेंगे तो बड़ा सर्किल मिलेगा, उससे छोटा सर्किल मिलेगा, उससे छोटा सर्किल मिलेगा, उससे छोटा सर्किल मिलेगा। इस तरीके से क्या है कि इसके लंबाई में अलग अलग जगहों से काटने पर क्या है, इसका शेप तो सेम मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा है, इसका साइज क्या है, बदलता जा रहा है एक समान रूप से। तो ऐसे कार्यखंड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके लंबाई के साथ एक समान रूप से बदलता है, या कह दे कि ऐसा कार्यखंड जिसका क्रॉस सेक्शन उसके लंबाई के साथ एक समान रूप से घटता है या एक समान रूप से बढ़ता है, तो ऐसे कार्यखंडों को हम लोग क्या कहते हैं, टेपर वर्कपीस। अब टेपर वर्कपीस का दूसरा एग्जांपल देखिए, यह एक स्क्वायर सेक्शन का वर्कपीस है। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, लंबाई के साथ धीरे धीरे घटता गया है। ऐसे वर्कपीस को हम प्रिज्मेटिक नहीं कहेंगे, ऐसे वर्कपीस को क्या कहेंगे, टेपर वर्कपीस कहेंगे, क्योंकि लंबाई के साथ इसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे या तो घट रहा है, इधर से इधर चलेंगे तो एक समान रूप से बढ़ रहा है, इधर से इधर चलेंगे तो एक समान रूप से घट रहा है। तो ऐसे कार्यखंडों को हम लोग टेपर वर्कपीस कहते हैं। तो टेपर टर्निंग पर चलने से पहले हमें आपको ये दो शब्द समझाना था, प्रिज्मेटिक और टेपर क्या होता है। देखिए बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहेंगी तो हम आपको वहीं पर बताते रहेंगे। कभी कभी कंपटीशन में ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो कि आपके सिलेबस में कहीं नहीं होता है, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। आप आईटीआई की पढ़ाई करते समय कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, आप आईटीआई की एकेडमिक पढ़ाई करते समय कभी आपने सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं किया, इसलिए आप ये सब चीजें भी नहीं जानते हैं। हमें बीच बीच में यह बताना पड़ता है, इसको आप जानते रहिए, ये भी आपके कंपटीशन में काम आएगा। जहां स्किल टेस्ट होता है, जैसे एनटीपीसी में स्किल टेस्ट होता है, वहां पर ये चीजें आपको काम आती है। जैसे हम कहीं कहीं लिखते हैं डायमीटर को दिखाने के लिए 500, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बार बार डायमीटर बोल रहे हैं और 500 लिख रहे हैं। तो देखिए ये भी आपको जानना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी डायमीटर दिखाने के लिए 5 से दिखाते हैं, और जब इसके बाद कोई यूनिट नहीं लिखा गया है तो उसको हम लोग मिलीमीटर मान करके चलेंगे एसआई सिस्टम में। तो ये सब चीजें बीच बीच में आएगी, उसको हम बताते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेपर टर्निंग का। टेपर टर्निंग किसे कहते हैं उस पर चलते हैं। देखिए यह कार्यखंड है, यह एक वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ लिया गया और लेथ मशीन पर यह रोटरी मोशन करना शुरू कर दिया। जब इस पर कटिंग टूल इस तरीके से लगा करके पूरी लंबाई का एक समान रूप से डायमीटर घटा देंगे तो यह टेपर टर्निंग नहीं होगा, प्लेन टर्निंग होगा। जब इस पर कटिंग टूल लगा करके पूरी लंबाई का डायमीटर एक समान न घटा करके अलग अलग सेक्शन का डायमीटर अलग अलग रूप से घटाएंगे तो उसे हम लोग स्टेप्ड टर्निंग कहते हैं। लेकिन डायमीटर जब कुछ इस तरीके से घटाएंगे कि जो मशीन्ड प्रोडक्ट बनता है उसका सेंटर लाइन और जो ओरिजिनल पेरेंट प्रोडक्ट है हिस्सा उसी का उसका सेंटर लाइन अलग अलग होता है, तो ऐसे टर्निंग को हम लोग कहेंगे इसेंट्रिक टर्निंग। लेकिन हमारी पढ़ाई इन तीनों में से किसी की नहीं है। हमारी पढ़ाई किसकी है? हमारी पढ़ाई टेपर टर्निंग की है। तो टेपर टर्निंग में क्या किया जाता है? टेपर टर्निंग में कार्यखंड का डायमीटर कुछ इस तरीके से घटाया जाता है, ठीक है। मतलब इसके परिधि से जो मटेरियल का रिमूवल होता है वो एक समान रूप से न होकर के धीरे धीरे घटते हुए फॉर्म में या धीरे धीरे बढ़ते हुए फॉर्म में होता है। जब कार्यखंड की मशीनिंग करके ओरिजिनल पेरेंट वर्कपीस से इस तरीके का नया वर्कपीस बन जाता है तो इसे हम लोग टेपर टर्निंग से बना हुआ वर्कपीस कहते हैं।
इस तरीके से जब मशीनिंग होती है तो इसे हम लोग टेपर टर्निंग कहते हैं। और टेपर टर्निंग करते कैसे हैं? टेपर टर्निंग करने के कई तरीके होते हैं। अब हम टेपर टर्निंग मेथड की बात करेंगे। टेपर टर्निंग किया कैसे कैसे जाता है? सबसे पहला जो मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ फार्म टूल, फार्म टूल की सहायता से, हिंदी में लिखते हैं रूप औजार की सहायता से। रूप औजार की सहायता से भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट फ्यूल बेस मेथड। जो लेथ मशीन का कैरिज होता है उस पर एक कंपाउंड रेस्ट लगा होता है जो कि नीचे घूमने वाले आधार पर लगा होता है फ्यूल बेस। तो कभी कभी फ्यूल बेस को भी घुमा करके हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं। उस मेथड को हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेस्ट फ्यूल बेस मेथड। टेपर टर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट फ्यूल बेस मेथड, इसको हिंदी में क्या लिखें? कंपाउंड रेस्ट को घुमा करके भी टेपर टर्निंग किया जाता है। अगला जो टेपर टर्निंग का मेथड है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग का एक और मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट लेथ मशीन पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट लेकर के आ जाते हैं। अब जो हमारा कैरिज है वह लेथ पेड पर न चल करके उस एक्स्ट्रा अटैचमेंट के गाइड पर चलने लगता है, उसका नाम है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। उसको लगा करके जब टेपर टर्निंग करते हैं तो उस विधि को हम लोग कहते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। देखिए लेथ मशीन पर जो टेपर टर्निंग किया जाता है वो इन 4 विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहला जो विधि हमने लिखा है वो क्या लिखा है? रूप औजार की सहायता से, फार्म। कोई न कोई रूप बना देते हैं टूल के कटिंग एज पर ही, उसकी सहायता से टेपर टर्निंग करते हैं। उसे हम लोग फार्म टूल की मेथड से टेपर टर्निंग कहते हैं। देखिए यह आपका एक वर्कपीस है। यह वर्कपीस इस तरीके से वर्क होल्डिंग डिवाइस मान लीजिए लेथ चक में बंधा हुआ है और इस तरीके से रोटरी मोशन कर रहा है। अब इसके सरफेस पर हमें टेपर टर्निंग करना है। इसके सरफेस पर टेपर टर्निंग करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली विधि पढ़ रहे हैं रूप औजार विधि। अब जो हमारा टूल होता है, देखिए टूल जो आपका है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जब इसको लगे हुए लेथ मशीन पर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब जब इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को थोड़ा सा ऊपर उठा करके ऐसे लेकर के आएंगे तो क्या होगा? कार्यखंड की मशीनिंग कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए जब यही टूल यहां पर चला आएगा तो टूल का पोजीशन क्या हो गया? ये जो दिख रहा है हमने बना दिया है यहां पर, यह टूल है और जो वर्कपीस का किनारा है वो इस तरीके से टेपर हो जाएगा। यह एक टेपर टर्निंग कहा जा सकता है कि नहीं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि टेपर टर्निंग अभी तो हो गया, लेकिन जैसे ही टूल को फीड देंगे इधर की तरफ, ये जो हमारा टेपर टर्निंग है ये इस तरीके से होने लगेगा, प्लेन टर्निंग हो जाएगा और यह टेपर शिफ्ट होकर के यहां हो जाएगा। तो ये जो इतना दूर होगा, कम से कम ये वाला डिस्टेंस, यह टेपर होगा कि नहीं होगा? फार्म टूल की सहायता से टेपर टर्निंग को समझने के लिए यह छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो टूल का कटिंग एज है, इसमें जो टूल का कटिंग एज है, यह कटिंग एज क्या है? एक तिरछा है, टेपर पर है। तो जो टूल जिस तरीके से तिरछा है उसी तरीके से तिरछा शेप यह वर्कपीस के एंड पर भी क्रिएट कर देगा।
ये हो रहा है फार्म टूल की मेथड से टेपर टर्निंग। ऐसे आप देख पा रहे हैं वर्कपीस के एंड पर टेपर टर्निंग हो गया। अगला है जो कैरीज के ऊपर स्वीवेल बेस या कंपाउंड रेस्ट के ऊपर कंपाउंड रेस्ट के साथ जो स्वीवेल बेस लगा होता है उसको घुमा करके भी टेपर टर्निंग करते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड कहते हैं। इस छोटे से वीडियो क्लिप में हम यह देखेंगे कि कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड से टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। देखिए, कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड से टेपर टर्निंग करने के लिए जो कंपाउंड स्लाइड होता है उसे अपने बेस पर लगे प्रोटेक्टर पर थोड़ा सा रोटेट करा दिया जाता है। देखिए आप यहाँ से यह चाँदा लगा हुआ है नीचे जो वाइट कलर का है, इस पर हल्का सा रोटेट करा दिया गया। रोटेट कराने के बाद अब जो टूल का टॉप स्लाइड है, इधर ऊपर की तरफ आपको यह दाहिने तरफ हैंडल दिख रहा है, इस हैंडल की सहायता से जब हम कैरीज को चलाएंगे तो कैरीज वर्कपीस पर टेपर टर्निंग शुरू कर देगा। देखिए आप यहाँ टॉप स्लाइड की सहायता से फीड दी जा रही है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फीड दी जा रही है वह टॉप स्लाइड की सहायता से दी जा रही है। जो कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस की मेथड से टेपर टर्निंग की जाती है, यह मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत कम लंबाई पर बहुत स्टीप या बहुत ज़्यादा एंगल का टेपर देना होता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड से टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड से टेपर टर्निंग करने के लिए जो ऊपर का टूल पोस्ट होता है, टॉप स्लाइड्स की सहायता से उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट पर घुमा देते हैं। अब जब टॉप स्लाइड से फीड देते हैं तो टूल हमारा लेथ बेड के एक्सिस पर के पैरेलल न चल करके थोड़ा सा तिरछे चलता है। इस तरीके से वर्कपीस का जो एंड होता है वह टेपर टर्निंग हो जाता है। कंपाउंड रेस्ट स्वीवेल बेस मेथड से टेपर टर्निंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब वर्कपीस पर कम लंबाई पर स्टीप टेपर या तीक्ष्ण टेपर देना होता है, अचानक टेपर, बहुत ज़्यादा टेपर। अगला है टेल स्टाक ऑफसेट विधि। जब हम सेंटर पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक सेंटर पढ़ाए थे बाल सेंटर, और बाल सेंटर के बारे में यह बताए थे कि एक चीज इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, याद रखे रहिएगा कि टेल स्टाक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करते समय कौन सा सेंटर इस्तेमाल किया जाता है। एक कई बार पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा जाता है, यूपीआरयूएनएल में पूछा जाता है, इसरो, डीएमआरसी, डीआरडीओ, हर जगह सेंटर से संबंधित कुछ पूछा जाता है तो जनरली वह बाल सेंटर को ही उठाकर पूछा जाता है। और यही पूछा जाता है कि टेल स्टाक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करते समय कौन सा सेंटर इस्तेमाल किया जाता है। उसका आंसर है बाल सेंटर, आप याद रखेंगे। इस छोटे से वीडियो क्लिप की सहायता से हम यह समझ जाएंगे कि टेल स्टाक सेटओवर मेथड से टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। इस वीडियो क्लिप को शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि जो आपको स्क्रीन पर यह बाएं तरफ दिख रहा है यह लेथ मशीन का हेड स्टाक है, यह इसमें चक लगा हुआ है। और जो दाएं तरफ यह सेंटर दिख रहा है यह डेड सेंटर है जो कि टेल स्टाक से निकला हुआ सेंटर है। जो वर्कपीस के सामने का यह पोर्शन दिख रहा है जिसमें टूल पोस्ट, टूल और इधर एकदम ठीक सामने की ओर एप्रन और हैंड व्हील दिख रहे हैं, एक कैरीज का हिस्सा है। अब हम इसको प्ले करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यह दिखाया गया है। अभी क्या दिखाया गया है, अभी यह दिखाया गया है कि शुरुआती कंडीशन में क्या है कि जो टेल स्टाक का सेंटर डेड सेंटर है और हेड स्टाक का जो सेंटर लाइव सेंटर है, ये दोनों लेथ मशीन के ही एक्सिस पर हैं, बिल्कुल दोनों का एक्सिस सेम है। लेकिन टेल स्टाक को ऑफसेट करने के लिए टेल स्टाक को क्या करते हैं, लेथ मशीन के क्रॉस एक्सिस पर चलाया जाता है, क्रॉस पोजीशन में चलाया जाता है। अब देखिए टेल स्टाक को ऑफसेट किया जाएगा, वर्कपीस को यहाँ इन बिटवीन सेंटर पकड़ा गया है। टेल स्टाक को ऑफसेट किया जाएगा तो वर्कपीस तिरछे पोजीशन में हो जाएगा। अगर टेल स्टाक को ऑफसेट न किया जाए और इसी पोजीशन में कैरीज को चलाया जाए तो कैरीज क्या करेगा, वर्कपीस के हर एक पोर्शन से एक समान मटेरियल हटाएगा, क्योंकि वर्कपीस का एक्सिस और कैरीज के चलने का जो एक्सिस है ये दोनों लेथ के ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल ही हैं। इस तरह से वर्कपीस से एक समान रूप से मटेरियल रिमूव होगा। लेकिन अगर टेल स्टाक को ऑफसेट कर देंगे तो वर्कपीस तिरछा हो जाएगा, यानी वर्क का एक्सिस लेथ के एक्सिस से कोई एंगल बना लेगा। उस कंडीशन में जब कैरीज को चलाएंगे तो एक समान रूप से मटेरियल न रिमूव होकर के टेपर टर्निंग होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने प्ले कर दिया है, यह देखिए
एक कैरिज का फीड दिखाया गया है। कैरिज इसी तरीके से लेथ मशीन के एक्सिस पर पैरेलली चलाया जाएगा। ये टेल स्टॉक ऑफसेट किया जा रहा है। अब इन बिटवीन सेंटर वर्क पीस को पकड़ लिया गया, डेड सेंटर और लाइव सेंटर के बीच में। देख पा रहे हैं आप वर्क पीस और लेथ मशीन के बेड के ओरिजिनल एक्सिस के बीच में एक एंगल है। क्या एंगल है? इसे यहाँ पर थीटा से डिनोट कर दिया जा रहा है। अब देखिए जब कैरिज चलेगा तो किस तरह से मटेरियल रिमूव कर रहा है। क्यों इस तरह से तिरछा मटेरियल रिमूव कर रहा है? क्योंकि वर्कपीस का जो एक्सिस है वो लेथ मशीन के एक्सिस के साथ कोई कोण बना रहा है। क्या कोण बना रहा है? यही थीटा एंगल बना रहा है। और टेल स्टॉक को अपने ओरिजिनल पोजीशन से लेथ के एक्सिस से जितना ज़्यादा सरका दिया जाता है उसे टेल स्टॉक ऑफसेट एस बोलते हैं। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। टेल स्टॉक ऑफसेट एस का क्या फार्मूला होता है, अभी इसी वीडियो क्लिप में आगे दिखा दिया जाएगा। यहाँ tan थीटा का मान दिखा दिया गया है। आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसीलिए S/L दिखाया गया है। अब आगे टेल स्टॉक ऑफसेट एस का यह फार्मूला दिखाया गया है, जहाँ पर कैपिटल एल जो है डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर है, या यह कह लीजिए कि टोटल लेंथ ऑफ वर्क, और कैपिटल डी जो है वर्क पीस का लार्जर डायमीटर, स्मॉल डी स्मॉलर डायमीटर, और स्मॉल एल जो है वो वर्क पीस का वह लेंथ है जितने दूर पर टेपर टर्निंग करना है। अब यहाँ पर बताया गया है टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग कहाँ पर किया जाता है, कब के लिए सूटेबल होता है। देखिए टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड जो होता है वो बहुत अधिक टेपर एंगल के लिए नहीं होता है। यह अधिकतम या लगभग 8 डिग्री टेपर एंगल के लिए सूटेबल होता है। लंबे कार्यखंडों पर टेपर के लिए सूटेबल होता है। टेल स्टॉक सेट ओवर के दौरान पावर फीड या ऑटोमेटिक फीड भी पॉसिबल होता है। अगला जो टेपर टर्निंग का मेथड हम आपको पढ़ाएंगे, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि। टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट आ जाता है लेथ मशीन पर। तो जो हमारा कैरिज है वो लेथ मशीन के बेड को छोड़ करके दूसरे अटैचमेंट पर चलने लगता है, उसके गाइड पर चलने लगता है, वह हो जाता है हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। इस छोटे से वीडियो क्लिप के थ्रू हम आपको बताएंगे कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हुए लेथ मशीन पर टेपर कैसे किया जाता है। अभी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं वो लेथ मशीन का एक लंबा सा बेड है। बेड पर जो दाहिने तरफ लगा हुआ ऊंचा सा देख पा रहे हैं वो लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक से बाहर यह चक निकला हुआ है, या मेन स्पिंडल पर जो है कि चक लगा दिया गया है। हेड स्टॉक के ठीक सामने लेथ बेड पर यह कैरिज है। जैसा कि टेपर टर्निंग के इस मेथड का नाम है टेपर टर्निंग विद द हेल्प ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसका मतलब कि कोई न कोई बाहरी अटैचमेंट, कोई न कोई बाहरी मशीन एलिमेंट आकर के लेथ मशीन में असेंबल किया जाता है, लेथ मशीन में लगाया जाता है, जिसकी सहायता से यह टेपर टर्निंग किया जाता है। हाँ, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए बाहर से कुछ मशीन एलिमेंट ला करके लेथ मशीन के बेड पर पीछे की ओर लगा दिया जाता है। देखिए बाहर से कौन कौन से मशीन एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं। यह एक मशीन एलिमेंट आया, पीछे की ओर लग गया। यह एक दूसरा मशीन एलिमेंट आ रहा है गाइड बार, यह भी इसमें लग गया, जो कि एक तरफ कब्जे पर है दूसरे तरफ फ्री है, इस तरीके से मूव कर सकता है। ये देखिए इस तरीके से यह किसी एंगल पर मूव कराया जा सकता है। असल में टेपर टर्निंग अटैचमेंट से टेपर टर्निंग का जो रेंज होता है वो 6 से 7 डिग्री होता है। बहुत ज़्यादा एंगल पर टेपर टर्निंग नहीं कर सकते हैं। अब इस पर एक दूसरा मशीन एलिमेंट आ गया, एक ड्रा बार आ गया। यह ड्रा बार क्या कर रहा है, एक पीवट ज्वाइंट से आकर के कैरिज को ज्वाइंट कर लिया। अब जो कैरिज चल रहा था अभी तक लेथ बेड पर, अब वो लेथ बेड पर बने हुए गाइड वे पर नहीं चलेगा, वो जो पीछे अटैचमेंट लगा हुआ है उसके गाइड वे पर चलने लगेगा, गाइड बार पर चलने लगेगा। कैसे चलेगा, ये जो पीवट ज्वाइंट के साथ ये एक ड्रा बार लगा हुआ है अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का, ये क्या करेगा, कैरिज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेगा। ऊपर की तरफ जब उठाएगा तो कैरिज का जो संपर्क लेथ बेड से है वह छूट जाता है, और अब यही कैरिज लेथ बेड के गाइड पर न चल करके वो पीछे लगे हुए टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहारे या टेपर टर्निंग अटैचमेंट के गाइड पर चलने लगता है।
पहले यह कैरिज क्या था, लेथ मशीन के बेड पर चलता था, लेथ मशीन के एक्सिस के पैरेलल, लेकिन जब टेपर टर्निंग अटैचमेंट लग गया तब यह लेथ मशीन के बेड के एक्सिस के पैरेलल पर नहीं चलेगा। अब यह क्या करेगा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के एक्सिस पर चलना शुरू करेगा। देखिए कैसे चलता है। देखिए ये जो आपको लाइन दिखाई गई है दो, यह लाइन लेथ मशीन के बेड के एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई कोण बना रहा है। इस तरह से क्या है कि जो आपका कैरिज था वो पहले क्या था कि लेथ मशीन के बेड पर चला करता था, अब यही कैरिज क्या है, लेथ मशीन के बेड पर न चल करके एक दूसरे अटैचमेंट पर चलने लगा जो कि अलग रास्ता देगा। वह रास्ता हो सकता है लेथ मशीन के बेड के एक्सिस के पैरेलल हो सकता है किसी एंगल पर हो। अक्सर पैरेलल नहीं होता है क्योंकि टेपर टर्निंग करना है तो किसी एंगल पर ही रखना पड़ता है। इस तरीके से टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सहायता से टेपर टर्निंग किया जाता है। अब हम चलेंगे लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले अगले मशीनिंग ऑपरेशन पर, जिसका नाम है फेसिंग। फेसिंग कैसे किया जाता है, यह एक वर्कपीस है। ये वर्कपीस एक चक में पकड़ लिया गया है। कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आता है, जब इसके इस दीवार की इस वाले पोर्शन की मशीनिंग करता है, इसका मतलब जब इसका डायमीटर कम किया जाता है तो उसे हम लोग टर्निंग कहते हैं। लेकिन कभी कभी इसका जो वर्कपीस का एंड है, ए वाला किनारा, देखिए जिधर हमारा मार्कर चल रहा है, ए वाला किनारा खुरदुरा होने की वजह से या किसी और कारणों की वजह से हमें इस पर मशीनिंग करना पड़ता है। तो जब इस वाले एंड पर मशीनिंग करते हैं तो इस मशीनिंग ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं फेसिंग। देखिए फेसिंग किया कैसे जाता है। इस तरीके से हमारे पास फेसिंग टूल होता है। टर्निंग में हम क्या करते हैं, इधर की तरफ फीड देते हैं, लेकिन फेसिंग में क्या करते हैं, इधर की तरफ डेप्थ ऑफ कट देते हैं, जो कि एक बार दिया जाता है, और इधर की तरफ फीड। टूल को इस तरीके से रोटेटिंग वर्कपीस के पास लाते हैं। ये आपका वर्कपीस जो है रोटेटिंग वर्कपीस है। लेथ मशीन के चालू करने पर चक के साथ यह वर्कपीस रोटेट करता रहेगा। इस रोटेटिंग वर्कपीस के पास टूल को इस तरीके से लाते हैं, उसके बाद हल्का सा इधर की तरफ चलाते हैं, ये हो गया डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद लेथ मशीन के क्रॉस एक्सिस पर टूल को धीरे 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 इस तरीके से चलाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद यह इसका जो साइड का होता है, किनारे का इतना मटेरियल कट करके हट जाता है। मटेरियल काटने की इस विधि को हम लोग कहते हैं फेसिंग। अब हम अगले ऑपरेशन पर चलेंगे, जिसका नाम है ड्रिलिंग। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग कैसे किया जाता है। देखिए लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करने के लिए थोड़ा सा समझिए। ये लेथ मशीन का बेड है, इधर यह लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक से यह चक निकला हुआ है जिसमें यह वर्कपीस बांध दिया गया है। इधर लेथ मशीन के बेड के दाहिने तरफ इधर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इधर होता है टेल स्टॉक। इधर वाला पोर्शन है हेड स्टॉक। ये क्या है, लेथ बेड। ये वाला जो है यह लेथ बेड है। इसी बेड पर यहां पर क्या होता है, कैरिज। अब हमें यह पढ़ाई पढ़ना है ड्रिलिंग का। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग कैसे करते हैं हम सभी लोग जानते हैं। लेथ मशीन पर कार्यखंड को इस चक में बांधा जाता है। इस चक के अलावा वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए लेथ मशीन के बेड पर दाहिने तरफ भी एक मशीन पार्ट होता है, जिसे हम लोग टेल स्टॉक कहते हैं। टेल स्टॉक से एक स्लीव बाहर निकला रहता है। इस स्लीव में क्या होता है, अंदर की ओर मोस्ट टेपर होता है। इसी मोस्ट टेपर में हम लोग डेड सेंटर को फंसाते हैं, लेकिन जब हमें ड्रिलिंग करना है तो यहां से डेड सेंटर को निकाल देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे, इसी तरीके से टेपर सैंक वाला एक ड्रिल बिट लेकर के आएंगे। देखिए इस तरीके का एक ड्रिल बिट लेकर के आएंगे जो कि टेपर सैंक वाला होगा।
इसका ये जो टेपर सैंक है, यह टेल स्टॉक के स्लीव में बने हुए मोस्ट टेपर में इस तरीके से फंसा देंगे। इस तरह से यहां पर से जो अभी तक डेड सेंटर निकलता था, यहां से अब क्या निकलने लगेगा, ड्रिल बिट। ड्रिल बिट, इस वाले ड्रिल बिट को ला करके यहां पर टेल स्टॉक के स्पिंडल में या स्लीव में फंसा देंगे। अब जब टेल स्टॉक को धीरे धीरे इधर चलाएंगे तो आप जो वर्कपीस रोटरी मोशन कर रहा है, इसमें धीरे 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 करके इस तरीके से ड्रिलिंग बिट पेनिट्रेट होगा और इसके अंदर क्या होगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो जाएगा। इस तरीके से कैसे होगा एक बार फिर से समझिए। टेल स्टॉक का जहां पर डेड सेंटर लगता है वहां पर क्या लगा देंगे, टेपर सैंक वाला ड्रिल बिट ऐसा वाला, इसको ला करके जब यहां लगा देंगे और टेल स्टॉक को धीरे धीरे दाहिने तरफ से बाएं तरफ सरकाएंगे तो यह जो आपका ड्रिल बिट है, स्थिर ड्रिल बिट, यह रोटेटिंग वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे ड्रिलिंग करते हुए वर्कपीस में अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। अब देखिए एक्चुअल ड्रिलिंग मशीन पर क्या होता है, एक्चुअल ड्रिलिंग मशीन पर जो आपका ड्रिल बिट होता है वो रोटरी मोशन करता है जबकि वर्कपीस स्थिर होता है। लेकिन लेथ मशीन पर जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो रहा है, जो वर्कपीस है वह रोटरी मोशन कर रहा है और जो ड्रिल बिट है वह स्थिर है। असल में लेथ मशीन ड्रिलिंग के लिए नहीं बना हुआ है, ड्रिलिंग के लिए अलग से ड्रिलिंग मशीन बनाया गया है, ठीक है ना। लेकिन लेथ मशीन पर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। वह कैसे करते हैं, यही करने का तरीका है। करने का क्या तरीका है, वर्कपीस आपका जैसे वर्कपीस चक में पकड़ा जाता है वैसे पकड़ के रोटरी मोशन करता रहेगा। टेल स्टॉक में ड्रिल बिट को पकड़ करके धीरे से ला करके वर्कपीस के कांटेक्ट में कर देंगे और ड्रिलिंग हो जाएगा। अच्छा, टेल स्टॉक को वर्कपीस के कांटेक्ट में लाएंगे कैसे, वही दो तरीका है। एक ठो टेल स्टॉक का जो बेड पर क्लैंपिंग स्क्रू होता है उसको खोल करके पूरा का पूरा टेल स्टॉक सरकाएंगे, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान ऐसा नहीं करते हैं। टेल स्टॉक के पीछे जो हैंडल होता है उसकी सहायता से थोड़ा थोड़ा फीड देते हैं और वर्कपीस में ड्रिलिंग होता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं। सेम यही मेथड का इस्तेमाल करते हुए लेथ मशीन पर रिमिंग भी करते हैं। ड्रिल बिट की जगह रिमर टूल लगा देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं रिमिंग एक इंटरनल होल का फिनिशिंग प्रोसेस है। रिमिंग कोई मशीनिंग प्रक्रम नहीं है, रिमिंग एक फिनिशिंग प्रक्रम है। ड्रिलिंग करने के बाद किसी होल का जब इंटरनल दीवारों का फिनिशिंग करना होता है तो वहां रिमिंग करते हैं। लेथ मशीन पर जैसे ड्रिलिंग करते हैं वहां से ड्रिल बिट हटा करके अगर रिमर लगा देंगे तो रिमिंग हो जाएगा। अब हम लेथ मशीन पर किए जाने वाले अगले ऑपरेशन पर चलते हैं जिसका नाम है बोरिंग। लेथ मशीन पर बोरिंग भी किया जाता है। देखिए बोरिंग के लिए वैसे अलग से बोरिंग मशीन है, लेकिन बोरिंग लेथ मशीन पर भी पॉसिबल है। वह कैसे पॉसिबल है हम लोग उसको थोड़ा सा समझेंगे। बोरिंग देखिए लेथ मशीन पर बोरिंग के दो तरीके हैं। एक जिस तरीके से अभी हमने आपको ड्रिलिंग समझाया उसी तरीके से हम बोरिंग भी कर लेते हैं। जैसे किस तरीके से हमने ड्रिलिंग समझाया, ड्रिलिंग हमने ऐसा समझाया कि ए लेथ मशीन का बेड है और ए लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक से यहाँ से मेन स्पिंडल निकला है, यहाँ पर वर्क होल्डिंग डिवाइस, इसमें वर्क पीस बांध दिया जाएगा और यहाँ पर ड्रिल बिट लगा करके टेल स्टॉक में जब टेल स्टॉक को इधर की तरफ सरकाएंगे तब इसका ड्रिलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से रिमिंग करते हैं। बोरिंग भी इसी तरीके से किया जाता है, किया जा सकता है। यह जो टेल स्टॉक से मेन स्पिंडल निकला हुआ है इसमें एक बोरिंग टूल लगा देंगे इस तरीके का और यह वर्कपीस आपका घूमता रहेगा। ये जो आपका बोरिंग टूल है यह रोटरी वर्कपीस में बोरिंग का कार्यक्रम कर देगा। लेकिन ये तो जो है कि हल्के बोरिंग ऑपरेशन के लिए है। ये तो तभी संभव है जब बोरिंग का जो कार्यक्रम है वह लेथ मशीन के एक्सिस पर ही हो रहा है, तब का है। लेथ मशीन पर बोरिंग का एक और तरीका है, उसमें क्या किया जाता है, लेथ मशीन का बोरिंग का यह जो दूसरा तरीका है इसमें जो है इधर हेड स्टॉक है, देखिए इधर टेल स्टॉक है। जिस किसी भी कार्यखंड में बोरिंग करना होता है उस कार्यखंड को लेकर के आते हैं, ऐसे कैरिज के ऊपर से टूल पोस्ट को हटा करके बांध देते हैं। मान लीजिए यह एक वर्कपीस है, इस वर्कपीस को कहां ला करके बांध दिया गया, कैरिज के ऊपर। यह कैरिज है, कैरिज के ऊपर से टूल पोस्ट को
हटा दिया गया। आप सभी लोग हम कैरिज की पढ़ाई में पढ़ाए थे, तो आप सभी लोगों को यह समझ में आया था कि कैरिज के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है, टॉप स्लाइड होता है, टूल पोस्ट होता है, स्लीव होता है, राकर होता है। वो सारी चीजें हटा करके कैरिज के ऊपर क्या लगा दिया गया है, यह वर्कपीस बांध दिया गया, क्लैंप कर दिया गया। ठीक, अब लेथ मशीन का सेंटर ए है। आप सभी लोग बोरिंग के बारे में जानते हैं कि बोरिंग इनिशियल स्टेज में होल नहीं होता है, पहले से किए गए होल के डायमीटर को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग बोरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये जो वर्कपीस है इसमें पहले से होल भी होगा। अब मान लीजिए वर्कपीस में यह एक होल है, ठीक। लेथ मशीन में इधर से क्या है, मेन स्पिंडल निकला हुआ है, इधर से क्या है, टेल स्टॉक का स्पिंडल निकला हुआ है। बाएं तरफ से हेड स्टॉक का मेन स्पिंडल निकला हुआ है जो कि रोटरी मोशन करता है, और दाहिने तरफ से टेल स्टॉक का स्पिंडल निकला हुआ है या स्लीव निकला हुआ है। इन दोनों के बीच में एक राड लगाते हैं। वह राड कैसा होता है, देखिए बोरिंग टूल को हम आपको समझा रहे हैं। एक इस तरीके का राड होता है। अब इसमें क्या है, इस तरीके का एक होल होता है। देखिए इसको, इस होल को समझने के लिए देखिए कैसा होता है, ठीक है। आर पार होल होता है। इस होल में क्या किया जाता है, इस तरीके का एक टूल होता है। टूल के टॉप सरफेस पर सैंक पर इधर टेपर होता है, और एक इस तरीके का वेज होता है। देखिए ये हमने बताया कि एक टूल है और ये क्या है, एक वेज है, पच्चड़ है, ठीक है। अब इसको उठा करके इसमें इसी तरीके से डाल दिया जाता है। जैसे इसको अगर हम खड़ा करके दिखाएं, अब इस टूल को और इस वेज को उठा करके इसमें इस तरीके से फिट किया जाता है कि ये फिट थोड़ा टाइट हो। कैसे फिट होता है, देखिए हम इसी पर बना रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा। और इसी पर इस तरीके से वेज हो गया। देखिए यह टूल और यह वेज इस होल में इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइट फिट हो। अब इस पूरे असेंबली को, ये जो आपका राड है इसके अंदर जो टूल और वेज लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं, इस तरीके से इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर डालने के बाद क्या होता है, राड कुछ इस तरीके से आ जाता है इसके अंदर, ऐसे हेड स्टॉक के मेन स्पिंडल और टेल स्टॉक के स्लीव में आकर के इस तरीके से फिट हो जाता है, ठीक। अब जब लेथ मशीन चलेगा, इसका मेन स्पिंडल घूमेगा। जब मेन स्पिंडल घूमेगा तो ये वाला जो राड है ये भी घूमेगा, इस तरीके से रोटरी मोशन करेगा। जब यह रोटरी मोशन करेगा तो इस पर ये जो टूल लगा हुआ है ये भी इस तरीके से रोटरी मोशन करेगा। जब ये भी इस तरीके से रोटरी मोशन करेगा तो वर्कपीस का जो होल है, ये जो वर्कपीस के अंदर होल है, इसके अंदर की दीवारों की मशीनिंग होना शुरू हो जाएगी। जब इसके अंदर के दीवारों की मशीनिंग होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर के दीवारों की मशीनिंग होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब इसका डायमीटर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वर्कपीस को फीड कैसे देंगे, अब जब कैरिज को चलाएंगे तो कैरिज के ऊपर ही वर्कपीस बंधा हुआ है। कैरिज को जब हैंड व्हील की सहायता से लॉन्गिट्यूडनल फीड देंगे इस तरीके से चला करके, तो क्या होगा, ये हमारा अभी टूल यहाँ पर मशीनिंग कर रहा है, यहाँ पे मशीनिंग कर देगा, यहाँ पे कर देगा। इस तरीके से अंदर के पूरी दीवार की मशीनिंग कर पाएगा। क्यों मशीनिंग कर पाएगा, क्योंकि यह जो कैरिज है, कैरिज के ही ऊपर यह क्या बंधा हुआ है, वर्कपीस बंधा हुआ है। जब कैरिज को चलाएंगे तो वर्कपीस भी इधर उधर चलेगा और वर्कपीस के अंदर जो होल है उसके अंदर की दीवारों की मशीनिंग हो जाएगी। लेथ मशीन पर इस तरीके से भी बोरिंग किया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया लेथ मशीन पर बोरिंग कैसे किया जाता है। लेथ मशीन पर बोरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो दो तरीके से किया जाता है। एक तो जैसे हमने ड्रिलिंग बताया सिंपली, टेल स्टॉक में
क्या करते हैं, बोरिंग टूल को पकड़ लेते हैं और हेड स्टॉक के मेन स्पिंडल में लगे हुए वर्क होल्डिंग डिवाइस में वर्कपीस को पकड़ लेते हैं। वर्कपीस रोटरी मोशन करता है, बोरिंग टूल रुका रहता है, उस तरह से बोरिंग हो जाता है। दूसरा जो बोरिंग का मेथड है वो ऐसा है, इधर हेड स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक है, इन दोनों के बीच में एक बोरिंग टूल लगा देते हैं। बोरिंग टूल में यहाँ पर टूल और वेज लगा होता है और लेथ मशीन के कैरिज पर हम लोग वर्कपीस को बांध देते हैं। ठीक, जब कैरिज पर वर्कपीस को बांध देते हैं तो कैरिज को जब चलाएंगे तो वर्कपीस भी चलेगा। इस तरीके से यहां पर क्या है, फीड किसको दिया जा रहा है, वर्कपीस को दिया जा रहा है और रोटरी मोशन कौन कर रहा है, टूल कर रहा है। इस तरीके से बोरिंग हो गया। अब हम दूसरे लेथ ऑपरेशन पर चलते हैं जिसका नाम है नर्लिंग। नर्लिंग के बारे में समझने के लिए यह समझिए कि यह मार्कर बहुत स्लिपी है, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्लिप है, स्लिप कर रहा है और हम हाथ से पकड़ करके इस पर ऐसे जैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ताकत लगा करके दबाते हैं, हमारा हाथ इस पे से स्लिप हो जाता है। ऐसे जैसे ही यहां से पकड़ करके ऐसे लिखने की कोशिश किए, हाथ ऐसे स्लिप होकर के इधर चला गया। इसका मतलब मार्कर के ऊपर जो यह सरफेस है इस पर हमारे हाथ का पकड़ अच्छा नहीं बन पा रहा है, ग्रिप अच्छा नहीं बन पा रहा है। इसी तरीके से कई कार्यखंडों में ग्रिप को अच्छा बनाने के लिए हम एक लेथ मशीन का ऑपरेशन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है, किसी कार्यखंड के सरफेस पर एक रफ मार्क बनाते हैं, एक रफ निशान बनाते हैं। इसी रफ निशान की वजह से जब हम उस कार्यखंड को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ के साथ कार्यखंड का जो ग्रिप होता है, पकड़ होता है, वो अच्छा बनता है। वहीं पकड़ अच्छा बनाने के लिए जो हम कार्यखंड पर निशान बनाते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नर्लिंग। नर्लिंग को समझने के लिए आप एक नर्लिंग टूल देखिए, इधर हमने लगा दिया है स्क्रीन पर। यह नर्लिंग टूल पर देख पा रहे हैं आप, कुछ रोलर है, रोलर के ऊपर क्या है, कुछ स्ट्रेट और डायमंड नर्लिंग के निशान है। उसी निशान को कार्यखंड पर उतारने की प्रक्रिया को हम लोग लेथ नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। इस नर्लिंग को कार्यखंड पर उतारेंगे कैसे, सिंपली इस नर्लिंग को टूल पोस्ट में टूल की जगह पर पकड़ लेंगे। सिंपली इस नर्लिंग टूल को टूल पोस्ट में टूल की जगह पकड़ लेंगे और वर्कपीस लेथ के वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ा रहेगा। और जिस तरीके से मशीनिंग के लिए टूल को बढ़ा करके हम आगे करते हैं, वैसे ही हम लोग नर्लिंग टूल को यहाँ बढ़ा करके आगे करेंगे। यह नर्लिंग टूल कार्यखंड से जब चिपक करके चलेगा तो अपना निशान कार्यखंड के ऊपर उतार देता है। देखिए, नर्लिंग दो तरीके का होता है। यह अगर कोई वर्कपीस है, अगर इस पर इस तरीके का सीधा सीधा नर्लिंग है, इस प्रकार के नर्लिंग को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट नर्लिंग। और अगर वर्कपीस पर नर्लिंग कुछ इस तरीके का बन जाए, कैसा, क्रॉस में, तो इस तरीके के नर्लिंग को हम लोग क्या कहेंगे, डायमंड नर्लिंग। देखिए, हमने नर्लिंग के बारे में बताया। नर्लिंग में क्या किया जाता है, वर्कपीस के सरफेस पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक निशान बनाया जाता है। इसी निशान को हम लोग कहते हैं नर्लिंग। अब नर्लिंग के लिए एक नर्लिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। यह नर्लिंग टूल दूसरे कटिंग टूल की तरह वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव नहीं करता है। ध्यान से समझिए, दूसरे जो लेथ मशीन के मशीनिंग ऑपरेशन थे उस सब में क्या होता था, वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल कट करके निकल जाता था, लेकिन नर्लिंग के दौरान मटेरियल कट करके निकलता नहीं है। उसी वर्कपीस पर कहीं उभार और कहीं दबाव बन जाता है। जो मटेरियल वर्कपीस का रहता है वह वर्कपीस में ही लगा रहता है, उसको हम लोग काट करके बाहर नहीं निकालते हैं। नर्लिंग एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण संभव है। नर्लिंग एक मेटल कटिंग ऑपरेशन नहीं है, यह लेथ मशीन पर किया जाता है। अब हम लेथ मशीन पर किए जाने वाले अगले मशीनिंग ऑपरेशन की बात करेंगे, जो कि है थ्रेड कटिंग। देखिए, थ्रेड कटिंग के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते समय जब उस पर कभी कभी चूड़ी काटनी होती है तो थ्रेड कटिंग के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हो सकता है
थ्रेड चेजर से थ्रेड कटिंग हो सकता है हाथ से चलाए जाने वाले डाइक से हम लोग थ्रेड कटिंग करें, और कभी कभी थ्रेड रोलिंग भी किया जाता है। जब वर्कपीस बनाया जाता है तब हार्ड रोलिंग से हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस के सरफेस पर थ्रेड रोलिंग करके भी वर्कपीस बनाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर थ्रेड बनाने के कई तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे बेसिक तरीका होता है लेथ मशीन पर ले जाकर के थ्रेड कटिंग करना। इसके अलावा दूसरा तरीका भी होता है, जैसे आपके घरों में प्लम्बर जब आता है तो कभी कभी पाइप के किनारे पर चूड़ी काटना होता है, तो चूड़ी काटने के लिए भी वह एक टूल इस्तेमाल करता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेड डाई। उस तरीके से भी थ्रेड कटिंग होता है। इसके अलावा जब इंडस्ट्रीज में नट बोल्ट का निर्माण होता है तो उस नट बोल्ट पर थ्रेड कटिंग के लिए हम लोग ये दोनों में से कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करते हैं। वहां पर रोलिंग होता है, थ्रेड रोलिंग। वहां पर हार्ड रोलिंग के दौरान कुछ ऐसे रोलर होते हैं जिस पर पहले से ही चूड़ी बनी होती है, उनके बीच से जिस नट बोल्ट या वर्कपीस पर थ्रेड कटिंग करना होता है उसको गुजार देते हैं, उस पर जो है कि थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन हो जाता है। फिलहाल हमें यहाँ लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन को समझना है, तो लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग के दौरान आपको बस इतना समझना है, लेथ मशीन के 2-4 पार्ट को समझना है थ्रेड कटिंग के लिए। एक लीड स्क्रू, एक थ्रेड डायल इंडिकेटर, देखिए थ्रेड कटिंग के बारे में आपको कुछ बातें याद कर लेनी है, बस काम हो जाएगा। क्या क्या याद करना है? थ्रेड कटिंग के दौरान लेथ मशीन पर हमेशा ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है। थ्रेड कटिंग के लिए हमेशा 0 रेक्टेंगल वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड कटिंग के दौरान पहले से बने हुए ग्रूव में ही टूल चले, इसका ध्यान रखने के लिए हम लोग एक डायल इंडिकेटर देखते हैं लेथ मशीन पर, जिसका नाम है थ्रेड डायल इंडिकेटर। लेथ मशीन पर पावर फीड के लिए 2 ठो शैफ्ट लगे होते हैं, एक होता है फीड शैफ्ट और एक होता है लीड स्क्रू। नॉर्मल टर्निंग के लिए या नॉर्मल लेथ मशीन पर कोई ऑपरेशन करते समय ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम लोग फीड शैफ्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब थ्रेड कटिंग के दौरान ऑटोमेटिक फीड देना होता है तो वहां पर हम लोग लीड स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड कटिंग के संबंध में इतना ही काफी है, इसी में से आपका काम हो जाना है। अब हम अगले लेथ ऑपरेशन पर चलते हैं जिसका नाम है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग का मतलब क्या है? यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पार्ट। पार्ट मतलब भाग। ए देखिए, एक पार्ट ए, एक पार्ट ए, ये क्या है? 2 अलग अलग भाग है। इसी तरीके से लेथ मशीन पर एक ऑपरेशन होता है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ कौन सा ऑपरेशन है? जब लेथ मशीन पर कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जिसमें किसी कार्यखंड के 2 अलग अलग पीस बना दिए जाए, मतलब कार्यखंड को काट करके 2 भागों में बांट दिया जाए। लेथ मशीन के इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ में क्या होता है देखिए, ये लेथ मशीन का बेड है, ए हेड स्टॉक है, ए मेन स्पिंडल, ए आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस में यह वर्क पीस बंधा हुआ है, वर्क पीस रोटरी मोशन कर रहा है। यहाँ पर क्या है? कैरिज है, कैरिज के ऊपर टूल पोस्ट होगा। इसमें क्या किया जा रहा है? एक ठो इस तरीके का टूल बांध दिया गया। अब जब इस टूल को इस तरीके से डेप्थ ऑफ कट देते रहेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? यह वर्कपीस 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिए, इसको हम अलग बना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए कैसे होगा। ये देखिए, ये है टूल, इधर की तरफ इसे क्या किया जा रहा है? फीड, और ये है आपका वर्कपीस। ये वर्कपीस आपका रोटरी मोशन कर रहा है और टूल को हम लेकर के धीरे धीरे इसमें क्या कर रहे हैं? इस तरीके से धंसाते जा रहे हैं, पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यह वर्कपीस पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भागों में बट करके अलग हो जाएगा। लेथ मशीन पर इस तरीके से वर्कपीस को 2 अलग अलग भागों में बांटने वाली प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ टूल की चौड़ाई बहुत कम होती है। अब हम लेथ मशीन पर अगले ऑपरेशन पर चलते हैं जिसका नाम है फार्मिंग।
रूपण, रूप बनाना। अभी जब हम टेपर टर्निंग पढ़ रहे थे तो वहां टेपर टर्निंग की कई विधियों को पढ़े हैं। वहां एक विधि था टेपर टर्निंग विद द हेल्प ऑफ फार्म टूल, मतलब फार्म औजार का इस्तेमाल करते हुए, रूप औजार का इस्तेमाल करते हुए टेपर टर्निंग करना। अब बात आती है, जब रूप औजार का इस्तेमाल करके टेपर टर्निंग कर रहे थे, जैसे ये आपका वर्कपीस था, ये आपका टूल था। जब इस वर्कपीस के ऊपर टेपर टर्निंग करना था, इस रोटरी वर्कपीस के ऊपर, तो आप सिंपली कर क्या रहे थे, इस टूल को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ सरका रहे थे। तो आप पाए कि थोड़ी देर में क्या हुआ, यह इस तरीके से इसके ऊपर टेपर बना दिया। ठीक, क्यों टेपर बना दिया? क्योंकि टूल का जो ऊपर वाला कटिंग एज था, ये वाला, इस पर एक टेपर शेप था। अब अगर इसके ऊपर टेपर शेप नहीं होता तो जो शेप होता वही इस कार्यखंड के ऊपर छप जाता। अब इस टूल के ऊपर जो शेप हम देंगे, मतलब कार्यखंड के ऊपर कोई शेप बनाने की इच्छा हुई तो टूल के कटिंग एज को उसी शेप में बना करके हम मशीनिंग करते हैं। टूल के कटिंग एज को किसी शेप में बना करके मशीनिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग फार्मिंग कहते हैं। जैसे इस टेपर शेप में बना दिए तो टेपर हो गया। उसी तरीके से दूसरे शेप में, जैसे मान लीजिए यह वर्कपीस है, लेकिन जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल कुछ इस तरीके का है, और ये वर्कपीस आपका रोटरी मोशन कर रहा है। इस टूल को जब धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ सरकाएंगे तो आप क्या पाएंगे, इसका जो मशीनिंग होगा, मशीनिंग के बाद कुछ इस तरीके से रूप बन जाएगा। जैसे टेपर के लिए टेपर एज चाहिए था, उसी तरीके से कोई रूप देने के लिए इस तरीके का जैसा हमारा टूल के कटिंग एज पर रूप था, उसी तरीके का रूप हमारा किस पर आ गया, वर्कपीस पर। ये कोई रूप बनाने वाला जो लेथ मशीन का ऑपरेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं फार्मिंग। अब हम लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले अगले ऑपरेशन पर अब हम लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले अगले ऑपरेशन पर चलते हैं। अब हम लेथ मशीन पर किए जाने वाले अगले ऑपरेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है चैम्फरिंग। हमने चैम्फर के बारे में बताया था। लेथ मशीन पर चैम्फरिंग भी किया जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरीके के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सभी पाते हैं कि उसका जो किनारे वाला एज होता है, ये जो कार्नर होता है, दूसरा एज होता है, ये सब बिल्कुल नुकीला नहीं होता है। उसके नोक को हल्का सा रगड़ दिया जाता है, या यह कह लीजिए उसके एज को, उसके किनारे को हल्का सा झुका दिया जाता है। किनारे को झुकाने की यह प्रक्रिया कही जाती है चैम्फरिंग। देखिए, किनारे को झुकाने की ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे ये आपका एक प्रोडक्ट है, इसमें इस तरीके से किनारा है, कोना है। अब इस कोने को अगर आप ऐसे सीधे झुका दिए तो यह प्रोसेस कहा जाता है चैम्फरिंग। लेकिन झुकाने का एक और तरीका होता है, कैसे? देखिए, दोनों में अंतर है कि नहीं। अब जब इसको इस तरीके से झुकाते हैं राउंड शेप में, तो इससे हम लोग कहते हैं फिलेटिंग। यह है फिलेट और यह है चैम्फर। अब ये फिलेट और चैम्फर किया क्यों जाता है? जनरली आप लोगों के दिमाग में यह आता है, जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथों में या हम जहां कहीं भी उसको लगाएंगे तो वह धंस न जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो यह कहेंगे कि सर अगर बहुत नुकीला रहेगा तो कहीं गिरेगा तो टूट जाएगा। देखिए, बात यही सही है कि अगर बहुत नुकीला रहेगा तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है। जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है तो वहाँ से वह फेल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आप स्ट्रेस का फार्मूला जानते हैं। देखिए, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेस का फार्मूला जानते हैं, F/A, फोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस बाई एरिया। जब यह प्रोडक्ट है, मान लीजिए
ए प्रोडक्ट अगर जमीन पर अचानक से गिरेगा तो इसका कोना अगर जमीन पर आकर के टकराएगा तो इस कॉर्नर का एरिया कितना है, लगभग 0 है, लेकिन फोर्स कितना लगेगा, इसके वेट के बराबर। तो स्ट्रेस इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, बहुत अधिक जनरेट होगा, तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। इसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन से बचने के लिए हम लोग इसके कॉर्नर पर या शार्प एजेज पर चैम्फरिंग और फिलेटिंग करते हैं। किसी बच्चे को समझ में आया ये बात तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए बस इतना याद कर लीजिए, चैम्फरिंग और फिलेटिंग करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन से बचने के लिए।